नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर निकलेंगे। एक अकेडमिक नजरिए से हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे एक बेगिलाम व्यापारिक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक बेहद सुव्यवस्थित प्रशासनिक राज्य में तब्दील हो गई। ये सिर्फ कुछ पुराने कानूनों का इतिहास नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत के प्रशासनिक ढांचे की नींव का एक गहरा अध्ययन है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस मास्टर क्लास के सिलेबस में हम मुख्य रूप से उन विधायी अधिनियमों को ट्रेस करेंगे जिन्होंने इस पूरे प्रशासनिक स्ट्रक्चर को खड़ा किया। हम कंपनी को रेगुलेट करने से लेकर दोहरे नियंत्रण की प्रणाली और अंततः एक नई विधायिका के जन्म तक के सफर को गहराई से समझेंगे। 1773 से लेकर 1853 तक के इस टाइमलाइन को देखिए। ये हमारे संवैधानिक सफर का एक बेहतरीन विजुअल रोड मैप है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे ब्रिटिश राज्य का नियंत्रण बड़ी ही चालाकी और व्यवस्थित रूप से एक कमर्शियल पावर पर हावी होता चला गया। तो चलिए 1773 और 1786 के अधिनियमों के साथ इस पहले दौर की शुरुआत करते हैं। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब ब्रिटिश क्राउन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में दखल देना शुरू किया। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने पहली बार एक तरह की संसदीय निगरानी स्थापित की। हुआ क्या कि बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उनके काम में मदद के लिए 5 साल के कार्यकाल वाली एक 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। सबसे अहम बात यह थी कि अब फोर्ट विलियम का नागरिक और सैन्य प्रशासन सीधे बंगाल के हाथ में था। विदेश नीति जैसे गंभीर मामलों में भी मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों पर उसे सुपरविजन का अधिकार मिल गया। और हाँ, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और भारतीयों से किसी भी तरह का उपहार लेने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। इतिहास को करीब से जानने वाले उन विशिष्ट चेहरों को जरूर पहचानेंगे जिन्होंने इस दौर को आकार दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उनकी मदद के लिए जो काउंसिल बनी उसमें फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मनसन और बारवेल शामिल थे। प्रशासन के नजरिए से देखा जाए तो यह एक बिल्कुल ही नया प्रयोग था। और सिर्फ प्रशासन ही नहीं, 1774 ईस्वी में कैलकाटा में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। ये कार्यकारी प्रशासन के समानांतर एक न्याय व्यवस्था को संस्थागत रूप देने का सबसे पहला और बड़ा कदम था। लेकिन 1786 तक आते आते ये महसूस होने लगा कि प्रशासन को और ज्यादा प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसलिए कानूनी ढांचे में बदलाव किया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस को कुछ खास शक्तियां दी गईं। उन्हें विशेष परिस्थितियों में अपनी ही परिषद के निर्णयों को ओवरराइड करने यानी निरस्त करने और कमांडर इन चीफ के रूप में काम करने का अधिकार दे दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की ओर और देखते हैं कि कैसे यह पहले के प्रयासों के आधार पर एक नई व्यवस्था का निर्माण करता है। 1784 के इस एक्ट ने दोहरे नियंत्रण प्रणाली या जिसे हम ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, उसकी शुरुआत की। इस एक्ट ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कंपनी के व्यापारिक काम को उसके राजनीतिक कर्तव्यों से अलग कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक मामलों की देखरेख करने दी गई, जबकि राजनीतिक मामलों को मैनेज करने के लिए एक बिल्कुल नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। शताब्दी के अंत की ओर बढ़ते हुए अब हम 1793 और 1813 के अधिनियमों पर नजर डालेंगे, जहां कंपनी के विशेषाधिकारों और ब्रिटिश राज्य की जिम्मेदारियों में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट सच कहें तो मुख्य रूप से स्टेटस को यानी यथास्थिति को ही बनाए रखने के लिए लाया गया था। इस एक्ट ने बस कंपनी के अधिकारों और विशेषाधिकारों को बिना किसी बड़े बदलाव के अगले 20 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया। लेकिन कहानी में असली मोड़ आता है 1813 के चार्टर एक्ट के साथ। इस एक्ट का एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदु था ये वार्षिक बजट, पूरे 1 लाख रुपए। इतिहास में ये पहली बार था जब ब्रिटिश शासन ने आधिकारिक तौर पर भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का मैंडेट दिया। एक आधुनिक राज्य के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। आर्थिक दृष्टिकोण से भी 1813 का एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हालांकि ये एकाधिकार पूरी तरह से शून्य नहीं हुआ था। कंपनी ने चाय के व्यापार और चीन के साथ अपने व्यापारिक एकाधिकार को बरकरार रखा। फिर भी मुक्त व्यापार की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है।
और ये सफ़र हमें ले आता है हमारे विश्लेषण के सबसे अहम पड़ाव 1833 के चार्टर एक्ट तक। यहाँ कंपनी का व्यापारिक मुखौटा पूरी तरह से उतार दिया जाता है। एक अकादमिक नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि 1833 तक आते आते कंपनी व्यापारिक संस्था तो बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देश की शासन प्रणाली का एक तरह से अभूतपूर्व केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन हुआ। कंपनी के सारे व्यापारिक कार्य हमेशा के लिए समाप्त कर दिए गए और वो विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक इकाई बन गई। अब सपरिषद गवर्नर जनरल के पास पूरे भारत के लिए कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति थी। इस परम केंद्रीकृत सत्ता के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस नई और बहुत ही ताकतवर भूमिका में कदम रखा। वे आधिकारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बने जिनके कंधों पर अब पूरे उपमहाद्वीप की जिम्मेदारी थी। 1833 के एक्ट का एक और बेहद प्रगतिशील पहलू इसकी धारा 87 थी। इस क्लॉज ने नियुक्तियों के लिए मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया अपनाकर भेदभाव को कानूनी रूप से खत्म किया। अब धर्म, जन्मस्थान, वंश या वर्ण के आधार पर किसी को भी सरकारी सेवा से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। अब चूंकि गवर्नर जनरल के पास पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति आ गई थी, तो जाहिर है इन अखिल भारतीय विधायी अधिकारों को संभालने के लिए एक एक्सपर्ट लीगल माइंड की जरूरत थी। इसी वजह से गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में जोड़ा गया और लॉर्ड मैकाले को इस ऐतिहासिक पद पर सबसे पहले नियुक्त किया गया। चलिए अब 1853 के चार्टर एक्ट के साथ अपनी इस संवैधानिक पहेली के आखिरी हिस्से की जांच करते हैं। जैसे जैसे शासन व्यवस्था ज्यादा जटिल होती गई, संवैधानिक कानून के सामने एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा हुआ कि आखिर हम कानून बनाने की प्रक्रिया को कानून लागू करने की प्रक्रिया से अलग कैसे करें। और इस जटिल सवाल का जवाब था एक विशेष विधायी परिषद का निर्माण। 1853 के एक्ट ने विधायी शक्तियों को कार्यपालिका से अलग करने का ऐतिहासिक काम किया। विधि निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की एक अलग विधायी परिषद स्थापित की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। असल में ये भारत में एक विशिष्ट संसदीय संरचना के एकदम शुरुआती बीज थे। इसके साथ ही इस युग ने एक आधुनिक योग्यता आधारित राज्य की नींव को और मजबूत किया। 1853 के एक्ट ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कंपटीशन का शुरुआत कर दिया। अब प्रशासन के दरवाजे भाई भतीजावाद के लिए नहीं बल्कि मेरिट के लिए खोल दिए गए थे। तो इस एक्सप्लेनर के समापन पर एक प्रोफेसर के तौर पर हमें इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए। एक मुनाफाखोर व्यापारिक निगम से लेकर एक विशाल प्रशासनिक राज्य तक का ये सफ़र आखिर हमें क्या बताता है? सोचिए, क्या होता है जब एक कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए नौकरशाही नियम अनजाने में ही सही एक आधुनिक राष्ट्र राज्य का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट बन जाते हैं। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज का यह विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे पढ़ते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए।